नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पायोनियर इंजीनियर एकेडमी में। दोस्तों, एक काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। टॉपिक है 10th के बाद क्या करें। बहुत बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा कि वास्तव में अब 10th का एग्ज़ाम हो गया है और 12th का एग्ज़ाम हो गया है, इसके बाद क्या करना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपका लाइफ एकदम सियोर हो और आप कहीं ना कहीं सफल हो पाए। इसी मुद्दों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हाल ही में बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम लिया गया है। अब इसके बाद बच्चा रिजल्ट का वेट कर रहा है, लेकिन इस बीच उनके मन में यह डाउट है कि अब क्या करें, क्योंकि यह ज़िंदगी का पहला खिरी है और ज़िंदगी का वह टर्म है जहाँ से रास्ता तो अनेक है, लेकिन जाना कहीं एक ही है। जाना कहीं एक ही जगह है, कहने की मतलब है। अब आप किस तरफ जाते हैं जिससे आपको कामयाबी नज़र दिखाई दे। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे बच्चों को गाइडलाइंस नहीं मिलने के कारण वह बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ में उसी में से कुछ को गाइडलाइंस मिलने के कारण निखर जाते हैं और वो अपने आप को सफल होता हुआ महसूस करते हैं, और जिनको नहीं होता है वह निराश होकर बैठ जाते हैं और वो अपने आप को असफल मानने लगते हैं। तो ऐसे में मैं उनका आज डाउट क्लियर करने आया हूँ कि 10th के बाद क्या करना चाहिए आपको। चलिए, तो ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट मेन मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा आपका है कि भाई 10th के बाद क्या किया जाए। ये सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है कि 10th के बाद क्या किया जाए। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक बात को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले बच्चा अपने रुचि को समझे, किस सेक्टर में जाना चाहता है, क्योंकि रुचि ही आपको ज़िंदगी में सफलता दिलाएगा। यदि जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं हो, रुचि नहीं हो, तो हो सकता है आपको परेशानी बढ़े। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, रुचि हो या नहीं हो, लेकिन करने से तो 100% हो जाएगा। एक बात ये भी मायने रखता है कि आपके उस सब्जेक्ट में अभी रुचि हो या नहीं हो, लेकिन जब आप उसके बारे में जानने का जिज्ञासा जब जग जाएगा आपके अंदर, तो 100% उन चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा और आप अच्छा उस सेक्टर में मजबूत देखते हुए प्रतीत करेंगे। जैसे कि 10th की बात आपको पता होगा कि आपको यहाँ लगभग 2 टर्म में बांट दिया हूँ मैं, 2 पार्ट में। एक पहला पार्ट है जनरल कोर्स जो सभी लोग करते हैं, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। अब जनरल कोर्स क्या है, प्रोफेशनल कोर्स क्या है, आइए बेसिक से थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं और मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपसे एक बात बता दूं कि जनरल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में काफ़ी बेसिक अंतर है। अंतर यह है कि पहले अभी हाल ही में डिजिटल आधुनिक भारत को देखते हुए, मॉडर्न भारत को देखते हुए, या विश्व के मॉडर्न विश्व को देखते हुए, क्योंकि विश्व पूरा मॉडर्न पर चल रहा है लगभग, और डिजिटल ज़माना को देखते हुए प्रोफेशनल कोर्स बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। बहुत वर्ष पहले जब हमारे दादा परदादा पूर्वज लोग थे, तो उस समय जनरल कोर्स का काफ़ी महत्व हुआ करता था, क्योंकि उस समय प्रोफेशनल कोर्स था ही नहीं। क्योंकि आज एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, तो पहले मेरा दादा परदादा एक बात से दूसरे बात, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने के लिए या तो चिट्ठी का प्रयोग करते थे और नहीं तो किसी व्यक्ति को भेज कर प्रयोग कर लेते थे, मतलब जानकारी देते थे। लेकिन अभी क्या है भाई, अभी डायरेक्ट फ़ोन से कॉल करिए और तुरंत क्या कर लीजिए, खबर को पहुंचा दीजिए।
वीडियो कॉल भी कर दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहने की मतलब कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने दादा परदादा वाला जो टर्म है, मतलब जनरल कोर्स, मतलब चिट्ठी पहुंचाने का मार्ग, क्या पैदल पहुंचाऊँ या चिट्ठी से खबर, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कर पाइएगा खुद? आपके मन में आ जाएगा डाउट? नहीं। ये तो वास्तव में बिल्कुल सही है कि मैं अभी डिजिटल तरीक़ा से जो हूँ, डिजिटल जो मतलब जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, उसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यही चीज़ है। पहले क्या करते थे मेरे दादा, जो पहले के लोग थे, वह सबसे ज़्यादा 10th के बाद, क्योंकि 10th भी बहुत उस समय कम ही लोग पास करते थे, फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत कम ही लोग करते थे। आज तो कोई बात ही नहीं है, आज तो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला काफ़ी गांव-गांव तक विस्तार हो गया है, तो इसमें परेशानी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पहले कोचिंग मोहल्ला ये सब भी बहुत कम था, ठीक है। तो सबसे भारी सब्जेक्ट किसको माना जाता है? तो भाई तीसरा नंबर पर आपको आर्ट्स को, साइंस को दिया है। साइंस बहुत कम लोग ही होते थे जो साइंस लेते थे पहले। उसके बाद में जो बहुत कम ही लोग थे जो कॉमर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा लेने वाला, सबसे विद्यार्थी का भीड़ रहता था किस में? आर्ट्स में रहता था। यही हुआ आपका जनरल कोर्स, ठीक है। और इसमें विद्यार्थी करते क्या थे कि जनरली बीएससी, मतलब साइंस है तो बीएससी, कॉमर्स है तो बीकॉम, आर्ट्स है तो बीए करके उन्हें तुरंत नौकरी भी मिल जाता था। तो उस समय सेफ था भाई, उस समय के ज़माने में कि बीए करिए और तुरंत नौकरी लीजिए, क्योंकि कंपटीशन क्या था, बहुत ही लो था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है भाई। आज यदि देखेंगे तो कंपटीशन इतना टॉप हो गया है कि हर घर में आपको बीए किए हुए मिल जाएगा, हर घर में बीकॉम किए हुए मिल जाएगा, हर जगह आपको मोहल्ला में, समाज में साइंस किए हुए मिल जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा जो, यदि जनरल कोर्स में सबसे ज़्यादा रुचि है तो है किस में? साइंस में सबसे ज़्यादा लोग का। तो यही चीज़ है भाई, देखिए बदलते जा रहा है। इसमें करोड़ों का भीड़ है। कैसे? अब बोलिए करोड़ों का कैसे भीड़ है? तो भाई इसमें क्या क्या बन सकते हैं, इस कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? तो भाई देखिए, आपको हम बता देते हैं फाइनली आपको। पहला टर्म, यदि आपको भविष्य में कोई IAS US बनना है, मतलब UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है, PCS का एग्ज़ाम क्लियर करना है, रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर करना है, SSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है, बैंकिंग का करना है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार पुलिस वगैरह ये सब का करना है, तो आप इसमें से जो पहले था अभी भी है, आर्ट्स का ट्रेंड काफ़ी, मतलब काफ़ी लोग आर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। आर्ट्स लेकर और अपना IAS PCS का तैयारी करने में जुट जाते हैं। अब समझ लीजिए एक रेलवे की बहाली आता है तो कितने लोग, सबसे ज़्यादा भीड़ होता है जनरल, मतलब रेलवे वाला में जो है सबसे ज़्यादा किसका रहता है? यही आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले भीड़ करते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये कोर्स ख़राब है, ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रेलवे और SSC वाले भी लड़का जॉब करते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप देखेंगे किसी लॉज में 20 साल, मतलब 5 साल 7 साल से पहले लड़का कर रहा है, उसका दाढ़ी मूंछ पक गया है, लेकिन फिर भी कहेगा कि भाई अभी तक नौकरी नहीं हुआ है। लेकिन कोई डिप्लोमा, कोई ITI, कोई पैरामेडिकल करके तुरंत नौकरी ले रहा है, क्योंकि बताते हैं आपको बेसिक सारा चीज़ बताने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आप क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात बता दूं कि अभी का जो ट्रेंड है उसमें भी फ़र्क बताएंगे, और उस समय का ट्रेंड क्या था वो भी फ़र्क बताएंगे। इस दोनों में क्या क्या चीज़ है तो सब चीज़ अभी क्लियर करेंगे आप। दूसरी बात है, किसी को मेडिकल सेक्टर में जाना है, किसी को मेडिकल सेक्टर में जाना है भाई, तो आप, या आपको इंजीनियरिंग बनना है, सीनियर इंजीनियर जिसे बोलते हैं, और मेडिकल में आपको, तो बस इसमें से 2 टर्म बढ़ जाता है। एक होता है PCM, एक होता है PCB। मतलब हो गया क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यह इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है आगे चलकर, तो आप आराम से कर लीजिए क्या, PCM। और आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है तो साइंस लेकर आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको ये जो 2 सब्जेक्ट देख रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों में कॉमन है। बशर्ते क्या यह हो गया, इंजीनियर बनना है तो मैथ पढ़ना है, और यदि डॉक्टर बनना है तो आपको बायो पढ़ना है, बस इतना चीज़ कॉमन है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आपको
अभी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। यदि करते हैं तो आपको साइंस लेना यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा के रुचि से ही किसी भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आपको रुचि नहीं है साइंस में और ज़बरदस्ती आपको साइंस दे दिया जाए तो फिर दिक्कत है भाई, तो यहीं पर चूज कर लीजिए। दूसरा देख लीजिए ITI में क्या है। अगर दूसरा बात को देखते हैं तो चलते हैं अब एक प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स की मतलब हो गया, कहने की मतलब है कि थोड़ा स्टैंडर्ड कोर्स हो गया इसमें, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI होगा और पैरामेडिकल हो गया। इसे ही पॉलिटेक्निक को पैरामेडिकल बोलते हैं, सॉरी पॉलिटेक्निक को ही डिप्लोमा बोलते हैं, मतलब JEE बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर। यहाँ जो आप साइंस इंटर से साइंस करके जाइएगा और इंजीनियर बनिएगा, वो सीनियर इंजीनियर होगा, और यहाँ जो बनिएगा पॉलिटेक्निक से वो होता है जूनियर इंजीनियर, ये होता है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसमें भीड़ कम है। और समझिए आज के कंडीशन में जो पहले मेरा पूर्वज लोग जो पहले इसमें इस कोर्स में से आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस करके डायरेक्ट जॉब ले लेते थे, वही सेक्टर आज भी है। बिहार गवर्नमेंट तो डायरेक्ट बच्चों को क्या करती है, पॉलिटेक्निक के मार्क्स पर ही सिलेक्शन करा देती है। ITI में देख लीजिए बहुत सारे पद ऐसा है जो सिर्फ ITI वालों के लिए ही है। मतलब यदि आप ITI करते हैं तो इंटर साइंस के भी समकक्ष माना जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे कि इनकम मानेगा कि नहीं मानेगा, किसका क्या वैल्यू है, सब चीज़ बाद में देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि भाई इसका कहाँ इसका मतलब जो पहले पूर्वज, जो मेरा पूर्वज 20 साल मतलब 50 वर्ष पहले जिस मेरे पूर्वज के साथ होता था कि डायरेक्ट इंटर पास करो या मैट्रिक पास करो जॉब लो, आज वो ट्रेंड अभी है। पॉलिटेक्निक पास करो, सरकार की बहाली आएगा, नंबर से बहाली हो जाओ, जॉब करने लगो। तो आप बताइए, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या करना है, आप किस बहाली में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत है भाई। आप सबसे कम भीड़ में जाना चाहेंगे तभी जाकर आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मार्ग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन भटकना नहीं है। आपको मैं एक सही गाइडलाइंस के तहत बता रहा हूँ। समझिए कि एग्जाम्पल को थ्रू लिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, मैट्रिक MP मतलब मैट्रिक जो पास किया 100 लड़का, मान लेते हैं 100 लड़का पास किया, तो उसमें से हम कहते हैं ना भाई प्रोफेशनल कोर्स करने वाला व्यक्ति मात्र 5 है और जनरल कोर्स करने वाला व्यक्ति 95 है। समझिए, इधर हम लिखते हैं प्रोफेशनल कोर्स का, इधर लेते हैं जनरल कोर्स का। तो आप ये बताइए भीड़ किधर है? आप ये डाटा जानते होइएगा, आपके गांव मोहल्ला रिश्तेदार बहुत कम ही लोग होंगे जहाँ जो व्यक्ति पॉलिटेक्निक, ITI या पैरामेडिकल करते हैं। पॉलिटेक्निक तो बहुत कम है, ITI तो आपको मिल जाएगा बठेरा भी, क्योंकि ITI का ट्रेंड रेलवे जब से आया है तब से मतलब रेलवे में ITI का डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तब से मतलब ITI वाले की विद्यार्थी की जनसंख्या में वृद्धि होते जा रहा है। सबसे आप हम बात को समझ के भाई भीड़ किधर है, तो भीड़ से बचना है भाई, क्योंकि एक बहाली आया था, रेलवे में बहाली आया था। आप यदि नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा, रेलवे में बहाली आया था, रेलवे में, जिसमें एक असिस्टेंट लोको पायलट ALP और एक टेक्नीशियन का था। ठीक है, तो बता दे प्री तो था 75 नंबर का था, तो 75 में जो ITI किया हुआ है वह ALP भर सकता है, साथ साथ टेक्नीशियन भर सकता है। लेकिन जो ISSC किया हुआ है वही सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ISSC जो किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन का पोस्ट भर सकते हैं। तो जानते हैं इसका मतलब दो चीज़ हो गया कि भाई ISSC पर कटअप आया, एक किस पर कटअप आया, 75 क्वेश्चन था, जिसमें एक ITI पर कटअप, ITI पर, एक ISSC पर। तो जानिए क्या हुआ, ISSC वालों के लिए क्या होता है और ITI वालों के लिए क्या होता है। दोनों का पेपर सेम है, दोनों एक ही साथ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन हो गया ना 30-32 पर इसका सिलेक्शन हो गया, और इसका जो सिलेक्शन हुआ ना इसका किसका, ISSC, मतलब यह 65 नंबर लाकर भी क्या हुआ, लड़का छट गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यह कटअप जब पेपर एक ही था, सब कुछ एक ही था, तो फिर इसको कम मार्क्स में
35 मार्क्स में इसका हो गया और इसका 65 मार्क्स में भी नहीं हुआ। क्यों? इसका कारण है भाई, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ही नहीं है और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर 10,000 पोस्ट था, ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए कितना पोस्ट था, तो 65,000 पोस्ट था। तो समझिए, इस स्पेशल जो IT वालों के लिए ही सिर्फ था। तो भीड़ आप समझ गए होंगे कि भीड़ किस में है। भीड़ हमेशा आप अपने समाज में देख लीजिए भाई, गांव देहात में आप रहते होइएगा, आपको दिखाई देता होगा कि आपके समाज में सबसे ज़्यादा लोग क्या चीज़ कौन सी कोर्स करते हैं। तो आपको एक ही नज़र आएगा कि भाई इंटर करने वालों की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि है, लेकिन पॉलिटेक्निक IT करने वाला बहुत कम ही है। अब समझिए कि पॉलिटेक्निक करना चाहिए या IT करना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा भाई, आप समझ लीजिए, आप अपना लक्ष्य को निर्धारित करिए कि पॉलिटेक्निक या IT। यदि आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तब तो सिंपल सी बात है, पॉलिटेक्निक कर लीजिए। और पॉलिटेक्निक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। पॉलिटेक्निक डायरेक्ट नंबर बेस पर आपको क्या होता है, इसकी सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट बिहार सरकार नंबर बेस पर आपको ब्लॉक में जो JEE होता है उसको बना देता है। साथ साथ बिजली का JEE है डायरेक्ट नंबर बेस पर। कहने की मतलब है बहुत सारे विभाग है बिहार में डायरेक्ट नंबर बेस पर चलता है। यदि ये भी नहीं होता है तो आप ISRO में भी जा सकते हैं पॉलिटेक्निक करके। बड़े बड़े इसका हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि पॉलिटेक्निक में भी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि ISRO में जा सकते हैं, आपको DRDO में काम करने का मौका मिलेगा, देश के बड़े बड़े संस्थान में आपको काम करने का मौका मिलेगा और आप काम करेंगे, बेरोजगार तो नहीं रहिएगा। आप अदर व्यक्ति से जो जनरल कोर्स किया हुआ है उससे आपका माइंड बहुत तेज हो जाएगा। मेरे यकीन मानिए, आपका माइंड एकदम बेहतरीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखते होइएगा कि एक मजदूर एक ही साथ कोई काम करना है आपके घर पर। एग्जाम्पल थ्रू समझिए, आपके घर पर कोई काम करने आया, मतलब ईंटा जोड़ने आया, तो एक मजदूर एक लेबर, भाई अगर मेहनत देखेंगे तो मजदूर ज़्यादा वहाँ पर करता है, कुछ बोरा लाद कर सीमेंट पानी सब ढोकर बनाकर और फिर किसको, मिस्त्री को देना। और मिस्त्री एक जगह खड़ा होकर क्या करता है, अपना जोड़ैया करता है। तो इस जगह पर मेहनत किसका भाई ज़्यादा है, तो कहेंगे लेबर को। तो पैसा किसको मिलना चाहिए ज़्यादा, लेबर को। लेकिन लेबर को ज़्यादा नहीं पैसा मिलता है, लेबर को मात्र 300 मिलता है, लेकिन वही मिस्त्री को 500-600 मिलता है। तो भाई आप समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर दिमाग, जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो पैसा की बात करें तो भाई सबसे बेस्ट इसमें है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक बहुत बेस्ट है, क्योंकि पॉलिटेक्निक आप करते हैं तो आपको आने वाले समय में आपको काफ़ी इसका लगभग 10, 15, 20 साल इसका डायरेक्ट बहाली होगा, ठीक है। और इसका काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। कभी स्पेशल हम वीडियो लेकर आएंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ में बहाली हो सकती है, मतलब आपके लिए कौन कौन मार्ग मतलब द्वार खुल सकता है आपके लिए। साथ साथ किसी बच्चों को रेलवे में जॉब करना है भाई, विशेष रूप से समझ लीजिए, अगर किसी बच्चों को रेलवे में भारत सरकार मतलब रेलवे विभाग में सेवा देना है तो वो तो ITI कर ही ले। और ITI करने से और पॉलिटेक्निक करने से बहुत फ़ायदा होगा। ये भी एक और फ़ायदा बताएंगे। तो आपको हम बता रहे थे कि ITI आप करेंगे तो रेलवे 100% रेलवे में आपको जाना मिल जाएगा। रेलवे के लिए अभी 100% सरकार कह दी है कि आगे जो भी बहाली लेंगे सभी में रेलवे में ITI मस्ट होना चाहिए, मतलब ITI की योग्यता होना चाहिए कम से कम। मतलब पहले था 10वां, लेकिन 10वां को ख़त्म कर दिया। अब यदि आपको रेलवे में जाना है, रेलवे विभाग में, तो आपको पहले 10वां विथ ITI की सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं। तो देख लीजिए। और रेलवे एक ऐसा विभाग है भारत सरकार का जिसमें सबसे ज़्यादा बहाली अगर भारत में आती है तो है रेलवे। यदि सबसे ज़्यादा गरीबों का कल्याण हुआ है तो किससे, रेलवे से। क्योंकि हर एक घर में IAS IPS पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन हर घर में रेलवे हो सकता है, रेलवे कर्मचारी हो सकता है, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। तो आपको दीदी को समझ में आ गया। और जिनको पैरामेडिकल, जिनको भी भाई एक्सरे का असिस्टेंट बनना है, नर्सिंग असिस्टेंट बनना है, तो आप पैरामेडिकल कर लीजिए भाई। पैरामेडिकल के भी काफ़ी स्कोप है। अभी हाल में ही बिहार में सरकार ने 10,000 बहाली निकाली थी, लेकिन उसमें सीट नहीं फुल नहीं हो पाया, क्योंकि पैरामेडिकल करने वाले बहुत कम ही लोग हैं। और पैरामेडिकल कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको आता है ब्रांच आगे D फार्मा B फार्मा, तो आप गाँव देहात वाला जो डॉक्टर भी बन जाते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा है। और सरकारी डॉक्टर तो बनना तय है, पैरामेडिकल का बहुत कम ही विद्यार्थी है जो पैरामेडिकल अभी किया हुआ है। तो पैरामेडिकल भी समझ गए भाई मेडिकल सेक्टर से। अब बात करते हैं भाई
जो व्यक्ति ITI करता है 2 वर्षीय ITI, तो उसको इंटर साइंस के समकक्ष माना जाएगा, मतलब उसको अब इंटर साइंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी सोचेगा कि नहीं, किसी को मन में डाउट हो गया होगा कि हम साइंस कर लेंगे तो क्या ITI की मान्यता मिल जाएगा, तो जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ITI वाला यदि ITI कर लेता है तो उसको सिर्फ आगे 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश का 200 नंबर का, तो उसको ग्रेजुएशन साइंस वाला डिग्री मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक वाले को तो कोई एग्जाम ही नहीं देना भाई। पॉलिटेक्निक वालों को कहा इस बार भारत सरकार कि जो भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी बच्चा है, बिहार सरकार ये फैसला है कि जो भी डिप्लोमाधारी बच्चा है वह इंटर साइंस के समकक्ष माना जाएगा। मतलब इस बात समझ लीजिए कि जो भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है वह ITI वाले को सीट ले सकता है। ITI वाला के समकक्ष मतलब ITI करें साइंस के समकक्ष माना जाएगा। लेकिन यह कोई विद्यार्थी मन में डाउट ना रखे कि यदि आप साइंस कर लिए हैं तो डिप्लोमा बन जाएगा, डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब एक और भी चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू और समझाते हैं। आगे अब एक बात को और भी थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझेंगे। इतना तो आपको समझ में होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो समझिए एक और भी चीज़, यदि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो BTech कर लीजिए। BTech करके 100% है कि आपको जॉब लगना तय है, नहीं तो प्राइवेट से भी 100% लगना तय है। आपको कोई प्लेसमेंट मिल जाएगा, कोई कंपनी, काफ़ी पैसा मिलती है 100%। लेकिन आप यदि प्लेसमेंट भी होता है आपको तो 50,000 से कम नहीं मिलेगा। पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, BTech करिएगा तो 50,000 से कम में कहीं नहीं कमाइएगा, 50,000 प्लस से कमाइएगा कहीं पर भी। लेकिन आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़े हुए हैं तो आप 50,000 नहीं कमा सकते। रियली भाई है, ये रियल बात बता रहे हैं, भले ही किसी को दुख लगे, लेकिन सब नहीं कमा सकता है। लेकिन पॉलिटेक्निकधारी सब कमा सकता है 50,000 प्लस, लेकिन साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये नहीं कमा सकता है, ये सब नहीं कमा सकता है। भले ही कोई करोड़ों लाखों कमाए वो अलग चीज़ है, लेकिन सब नहीं कमा सकता है। तो हम करें कि भाई इसमें आर्ट्स वाला भीड़ है। लेकिन आपको पहले ही बता दिए हैं कि यदि आपको सरकारी जॉब करना है, कौन कौन PCS की तैयारी करना है, UPSC की तैयारी करना है, SSC की तैयारी करना है, तो 100% स्ट्रीम में से कोई ले सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा चीज़, एक बात और भी समझ लीजिए। आप एक बात बताइए, हम आपको पूछ रहे हैं, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, BTech का नाम आया है तो हमें माइंड में आ गया है कि गांव देहात या समाज में आप देखते हुएगा, कहता है कि फलनावा के बेटा ना BTech करके बउआई छे। तो हम उनसे पूछ रहे हैं, भाई एक बार बताइए कि 5 लड़का BTech किया, उसमें से एक लड़का भी यदि रोड पर आ गया तो उसकी बदनामी होता है। क्यों पता है? क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स पर पैसा ज़्यादा लगती है और जनरल कोर्स पर पैसा कम लगती है। तो उसका कहने का अर्थ रहता है कि भाई आप एक लड़का क्यों बउआ रहा है। लेकिन ऐसा गलत नहीं भाई, वह बउआ रहा है एक लड़का तो पूछिए उस लड़का से कि क्या कमी था। भाई वह ज़रूर बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा, या तो पढ़ ले भी है तो वह सब प्राइवेट जॉब नहीं करना चाह रहा है, या उसको माइंड कहीं ना कहीं भटक रहा होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिस कारण वह नहीं, तो उसके पास इतना टैलेंट रहता है कि वह कहीं पर कोचिंग भी, कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ भी करके वो कमा सकता है, बहुत अच्छा कमा सकता है, अदरवाइज साइंस कॉमर्स आर्ट्स से ज़्यादा। लेकिन वही समाज 95 में से हम बोल रहे हैं ना कि 94 लोग रोड पर बउआ रहा है, तो एक बार भी सवाल नहीं उठाते हैं कि फलनावा का बेटा BA करके बउआई छे, ये नहीं बोलता है। इसमें से एक भी लड़का यदि आपका जॉब कर लेता है तो हल्ला हो जाता है कि फलनावा का बेटा का जॉब लग गया। अरे भाई ये भी तो 4 को इंजीनियर वाला में जॉब लगा था, इस समय क्यों नहीं हल्ला हुआ, लेकिन इसका हल्ला हो जाता है। ये है ट्रेंड भाई। तो हम कहेंगे कि आप जो भी सजेशन लें, अपने माइंड को, अपने बुद्धि और विवेक से इस पड़ाव को चुनें, क्योंकि यह एक ऐसी मार्ग है जहाँ पर जाना तो कहीं एक ही जगह है, लेकिन रास्ते 3 हैं, 3 नहीं अधिक रास्ते मार्ग हैं। तो आप इस मार्ग में देख लीजिए, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, पैरामेडिकल है। अब इनमें से आपको कौन सा बेहतर आपको लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी राय को हमारे पक्ष सुझाव को प्रस्तुत करें। ठीक है, ताकि हम आपकी कमेंट को देखकर थोड़ा इम्प्रेसित हो और जो भी कमी बेसी इस वीडियो में होगा उसको हम आगे पूरा करेंगे। आपकी ये भी बात को कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे कि
कि मतलब कमेंट करेंगे कि क्या कमी रह गया, क्या बेसी रह गया। दूसरी बात कि भाई मैं 2016 से पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल पढ़ा रहा हूँ। मेरे संस्थान से अभी हज़ारों की संख्या में, मतलब समझिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला दिया जाए तो हज़ारों की संख्या में मतलब बच्चे क्वालिफाई किए हैं, सभी को मिला दिया जाए तो इस बार 13 तारीख से 12 तारीख से पॉलिटेक्निक का, ITI का और पैरामेडिकल का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अतः आपको ऊपर दिए गए मतलब थंबनेल पर कुछ नंबर दिया है, अगर आपको क्लास करना है तो गूगल मीट से, भाई देखिए हम यूट्यूब पर तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे इस बार, लेकिन मेरा काम रहता है गूगल मीट से पढ़ाना। गूगल मीट से होता क्या है कि आप डायरेक्ट अपने वॉइस से, समझ गए ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है बीच में तो डायरेक्ट अपने वॉइस से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और हमें जानकारी दे सकते हैं कि हाँ भाई हमें सर की हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। डेमो है, 4-5 दिन तक डेमो ले सकते हैं। जब भी आप मतलब आप मेरे दिए गए नंबर पर हाय लिखकर पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक लिख कर भेजिए, पॉलिटेक्निक का लिंक दे दिया जाएगा और आप 3-4 दिन 5 दिन तक डेमो लेकर देखिए, कितना आनंद आएगा। सारा चीज़ वहाँ पर बताया जाएगा कि क्या चीज़ कैसे कराया जाएगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप एक शेयर और कमेंट, लाइक से मुझे मेरे अंदर मोटिवेशनल मिलता है और मैं इससे भी अच्छा आपके बीच वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा सा सेवा करने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब मिलेंगे तो सिलेबस के साथ, क्या क्या हमको पढ़ना है सिलेबस में, सिलेबस के साथ मिलेंगे। और उसके बाद सोमवार से आपका एक टॉपिक का यूट्यूब पर भी हम डिस्कशन कराएंगे और साथ साथ गूगल मीट वालों के लिए तो भाई होती है, गूगल मीट पर भी मेरा क्लास चलता है। थैंक यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।